वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम नाजमीन है और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ इन साइकोलॉजी कि आप इसकी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कौन सी बातें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहली बात तो कि हम जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे वो आने वाला जो सेशन है दिसंबर 2023, ठीक है। अभी जो दिसंबर 2023 को आपका जो सेशन आएगा, मतलब जो एग्जाम आने वाला है, हम उसको ध्यान में रख करके सारी बातें करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि हर एक उस कैटेगरी के बच्चे को या हर एक उस कैटेगरी को प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाएगा जो बिल्कुल बिगिनर है, जो थोड़ा बहुत अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर चुका है और जो प्रो लेवल पे, मतलब जो रिपीटर है। ठीक है, तो मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको उन सब चीज़ों में इसका बेनिफिट मिल जाएगा। आप इस कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम होता क्या है, मतलब कि मनोविज्ञान में, स्पेशली साइकोलॉजी में हम लोग किस तरह से इसको डील करने वाले हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम किसके लिए होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। ठीक है, लेक्चरर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। और इसके अलावा जो आपको एक और बात याद रखनी है वो ये है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं फर्दर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको इसके लिए भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना जरूरी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अब जब आगे बात करेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, पेपर कितने होते हैं, तो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है आपका, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आपका जनरल पेपर होता है जो सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए सेम होता है, सभी बच्चों के लिए सिमिलर होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजीज, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन जैसे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे हम पेपर 2 की, जो कि हमारा, मैं स्पेसिफिकली पेपर 2 में स्पेसिफिकली पेपर 2 में साइकोलॉजी की बात करूंगी कि आप साइकोलॉजी को किस तरह से डील करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पेपर 1 है वो आपके 50 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, और पेपर 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसके 100 क्वेश्चंस होंगे। और पेपर 1 में कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि पेपर 1 हो जाएगा आपका कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। ठीक है, और पेपर 2 आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा? 200 मार्क्स का। ठीक है, पेपर 1 कितने मार्क्स? 100 मार्क्स, और पेपर 2 कितने मार्क्स? 200 मार्क्स। ऐसे मिलाकर के टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इस पेपर में, इस एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप बेफिक्र होकर के पूरा जो पेपर है, दोनों पेपर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम का ओवरव्यू दिया, पैटर्न का ओवरव्यू दिया कि इसमें होता क्या है, पेपर कैसे आते हैं, ये सारी जानकारी एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम कौन लोग देते हैं। वो लोग देते हैं जिन लोगों को रिसर्च में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है। ठीक है, जो रिसर्च में रिसर्च करना चाहते हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इन दो लोगों के लिए, इन दो कैटेगरी के लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम देते हैं। ठीक है, नंबर 2 बात यह है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न ये होता है कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
जो पेपर 1 होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का होता है। जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब जिस विषय से आपने मास्टर्स कर रखा होगा उसी विषय में आपको पेपर देना होगा। तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन कितने आएंगे, 100, ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 के बाद में ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 200 मार्क्स का। तो ऐसे टोटल ये एग्जाम जो है वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगली बात है कि ये एग्जाम कौन से मोड पे होता है, तो ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड पे होता है, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड ये वाला आपका टेस्ट होगा, ठीक है। 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसके अंदर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आगे की साथ बात आगे चलते हैं और आगे की बात करेंगे कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी में 3 महीने की जो आपकी है 90 दिन की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी पेपर 1 के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पेपर 2 में भी आपका साइकोलॉजी को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, देखना कैसे है, क्या क्या आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है तैयारी के दौरान और कौन सी बातों को आपको अवॉइड करना है, तो ये बात हम लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्दर, राइट, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखें आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे याद है कि हमारा पेपर कौन पहले यूजीसी की तरफ से आपका पेपर कंडक्ट किया जाता था 2018 से पहले, लेकिन 2018 के बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका ये एग्जाम ले रही है। तो अभी फिलहाल हमारा ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रही है, एनटीए, ठीक है। कौन से मोड पे करवाएगी, सीबीटी मोड पे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब जब हम आगे की तरफ बात करेंगे तो सबसे पहले जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको यूजीसी नेट करना है और ठीक है बाकी सारी चीजें पता चल गई, तो अब आता है अगला क्वेश्चन आता है कि लाइक पढ़े कहाँ से, शुरू कहाँ से करें, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो अपना मास्टर डिस्टेंस के साथ में करते हैं या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी से करते हैं जहाँ पर आपको उतने अच्छे से फैकल्टी नहीं मिलती, आपकी उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड में, ठीक है, मतलब जिनका यूजी जो है वो साइकोलॉजी का नहीं होता है, उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी का नहीं होता है, मनोविज्ञान का नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि बेस और फंडामेंटल्स को समझना पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम आज से भी शुरू करें तो क्वेश्चन आता है कि शुरू कैसे करें, कहाँ से करें। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देती हूँ, अगर आप हो सकता है आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो लाइक जब मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं स्टिल एमए साइकोलॉजी के बाद में मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है अच्छे मार्क्स के साथ में, डन। तो हम लोगों को सबसे पहले दिमाग में जब जाते हैं एग्जाम के लिए तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, मटेरियल क्या होगा, और फिर इधर उधर सर्च करते हैं सारी चीजें। तो मेरे इस वीडियो लेक्चर से आपको 100% फायदा होगा कि आखिर शुरू कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस बारे में हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को जो याद रखना है कि जो आपका यूजीसी नेट का जो आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है, यूजीसी नेट किसका, साइकोलॉजी का। अभी मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसमें आपको सिलेबस पूरा यहीं पे पता चल जाएगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। और इस तैयारी में मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको यहीं पे PYQs भी मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसकी एक पूरी सीरीज लेके आऊंगी। और इसके अलावा आपको यूजीसी नेट साइकोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम फेस करते हुए मैं उस प्रॉब्लम का आपके लिए क्या सोल्यूशन दे सकती हूँ, या आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जब हम आगे की ओर बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, यूजीसी नेट साइकोलॉजी का सिलेबस हम लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या होता है
कि हमको सिलेबस डाउनलोड करना, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, अब सिलेबस जब आपने डाउनलोड कर लिया तो उसको एक बार थोरोली गो थ्रू करना है। अगर हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी की बात करें तो यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस में 10 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है? 10 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट कौन सी हो गई आपकी? इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी से लगा करके यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी, क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिलेबस को देखना कैसे, पहले वो सोचिए। पहले आपको पूरा सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ चीजें तो आपको आती है या कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े हुए, कहीं ना कहीं यूजी या पीजी में आपने वो टॉपिक्स पढ़े होंगे। कुछ सर्टेन टॉपिक्स होंगे जो आपको उतने अच्छे समझ नहीं आएगा, बट स्टिल वो सारा सिलेबस में मेंशन होगा, क्लियर। अब एग्जाम का सिलेबस देख लिया, देखिए जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार 3 महीने में कंप्लीट होने वाला तो नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस है और आप हो सकता है थोड़ा सा एंशियस हो जाए। तो उसका क्या सोल्यूशन है? यही क्वेश्चन आएगा कि यार अब इसका क्या सोल्यूशन है, पढ़ते कैसे, पढ़ेंगे कैसे, इतना कवर अप कैसे करेंगे। तो जब एक बार सिलेबस देख लिया उसके बाद जो अगली स्टेप है वो अगली स्टेप आती है आपकी PYQs एनालिसिस की, ठीक है। मतलब आपको उस सिलेबस में डायरेक्शन चाहिए होगी कि कौन से कॉन्सेप्ट को अप्रोच किया जाए और कौन से कॉन्सेप्ट का अप्रोच थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। याद रखना, जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें पुराने पेपर जो है, PYQs जो है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एग्जाम क्लियर करने की डायरेक्शन में। अगर आपने PYQs का एनालिसिस ठीक से किया तो देन डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी में जो पेपर आ रहा है अभी ट्रेंड है, लाइक जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ, उससे पहले 2022 के एग्जाम्स हुए, उससे पहले 2021 का पेपर हुआ, ठीक है। अगर आपने जो PYQs है अगर उनको सही से एनालिसिस किया, सही से टॉपिक पिक किए और टॉपिक पिक करने के बाद में अगर आप लोगों ने उसकी समझ को अच्छे से डेवलप किया तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर आता है वो इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। कुछ सर्टेन क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा इन डेप्थ में आ जाते हैं, अदरवाइज पेपर जो है वो आपका बहुत ठीक आता है। मतलब कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है देन यू विल maintain this exam, you will manage this exam, you will clear this exam definitely, ठीक है। तो जब मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने सबसे पहले सिलेबस को देखा था, ठीक है। ऐसे में लाइक सबसे पहले क्वेश्चन आया था दिमाग में कि मेरे को यूजीसी नेट क्लियर करना है, किस में करना है, साइकोलॉजी में करना है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि लाइक पढ़ूँ क्या, कहाँ से पढ़ूँ, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूब को स्क्रॉल करते समय मेरे को एक वीडियो दिखी थी श्रीधर सर की, वहां से मेरे को थोड़ा सा कुछ उनके आइडियाज ठीक लगे थे, मैंने उनको अप्लाई किया था। मैं वो आइडियाज आपसे भी शेयर करती हूँ, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ जिसने मेरी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प की। आई होप ये आपको भी हेल्प करेगा कम टाइम में अच्छे से एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के दौरान क्या क्या बातें पता होना चाहिए वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 जब हम PYQs पे गए थे, ठीक है, हम PYQs पे जाएंगे तो PYQs को आपको समझ आ गई बात कि हाँ ठीक है मैम सिलेबस देखना है, ठीक है मैम PYQs भी देखना है, ये सब समझ आ गया, ठीक है। लेकिन PYQs का एनालिसिस करते कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि आप PYQs को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, PYQs कौन से ईयर्स के सॉल्व करना है, यह तो हो गया सिलेबस देखना, नंबर 1। नंबर 2 जो आप PYQs देखेंगे मतलब जो पुराने पेपर्स आप देखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो अगर आपने PYQs 2018 टू 2022, ठीक है, तक मेंटेन कर लिया, इनको ठीक से एनालिसिस कर लिया, तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन से कॉन्सेप्ट से एनटीए क्वेश्चन फ्रेम करता है, कौन से कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एनटीए में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, साइकोलॉजी में फिर भी हो जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत रिपीटेडली दिख जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट 100% रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट 7 है या यूनिट 5 का एक एग्जांपल है, जैसे मेमोरी है ना, हमारे साइकोलॉजी में एक टॉपिक है मेमोरी, ठीक है, ये यूनिट 5 का पार्ट है। कौन सी यूनिट का पार्ट है? यूनिट 5 का,
आपके जो यूनिट 5 है उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये यूनिट 5 का पार्ट है, मेमोरी से हर बार क्वेश्चन आता है फिक्स है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मेमोरी बोले तो मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, ठीक है। तो मेमोरी से हर बार ही क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ अब में आ रही होगी। तो मेमोरी वाला टॉपिक जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब मैं अब आगे ये वीडियो लेक्चर बनाऊंगी तो मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं अब तक एनटीए ने, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स की आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया जाए हमारे इस चैनल पे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रही है, ताकि हम आपकी तैयारी में अच्छे से हेल्प कर पाए, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए और हम आपकी जर्नी में हेल्प कर सकें आपके गोल को अचीव करने में। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे तो लाइक ये समझ आ गया कि हाँ ठीक है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। मैं एक बार और आपको थोड़ा सा शॉर्ट समराइज कर देती हूँ कि मैंने अब तक क्या बताया आपको, ठीक है। मतलब अब तक वीडियो में हमने क्या सीखा है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले ये कि जो यूजीसी नेट है, अगर उसको साइकोलॉजी में हमको क्लियर करना है तो सबसे पहले हमको क्या जाना है, सिलेबस पे जाना है, ठीक है। सिलेबस को क्या करना है, अच्छे से गो थ्रू करना है। सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लिया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाना है, पुराने पेपर्स पे, ठीक है, पीवाईक्यूज पे। आपको क्या करना है, उन पीवाईक्यूज का अच्छे से एनालिसिस करना है। कौन सा पीवाईक्यू कौन से यूनिट से पूछा गया है, कौन सी यूनिट से पूछा गया है, कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा गया है उस यूनिट में भी। तो आपको हर एक पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद में क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने आपको बोला मेमोरी, अच्छा आप इस टॉपिक को अच्छे से कर ही लीजिएगा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों को क्या करना है कि वहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगली स्टेप में जब आपको पता चल गया कि हाँ कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना है, उन कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो फिर अगली बात जो आती है कि आखिर हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, और क्या रिसोर्सेस होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई एक बुक नहीं है कि आप कोई एक बुक पढ़ लेंगे और उससे आपका सारा कवर अप हो जाएगा। इसके लिए हमको मल्टीपल चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सब यहाँ से कवर अप करवा दूंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी बेसिक बुक आप यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी हो गई, या फिर कोई भी एक जो आपकी बुक है, लाइक जो साइकोलॉजी का एक बेसिक बुक आप कोई भी खरीद सकते हैं, ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक्स का बेसिक अच्छे से दे रखा हो, ठीक है। थोड़ा हम गूगल की हेल्प लेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होलिस्टिक वे में तैयारी होगी, जो भी कॉन्सेप्ट है आपका उसका, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मेंशन करना है कि अगर आपने पीवाईक्यूज देखे तो पीवाईक्यूज को देखना कैसे, थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। और जब हमारा पीवाईक्यूज का एनालिसिस किस तरह से करना है, अगर आपको वो बात समझ आ जाएगी तो उसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको हमेशा रिमेंबर रखने ही है, जो आपको हमेशा याद रखने ही है, उन टॉपिक्स में हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद में, तुरंत बाद में, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले सिलेबस, ठीक है, कि सबसे पहले तो जाना है सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस भी सिर्फ आपका सॉफ्ट कॉपी में नहीं होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हार्ड कॉपी में आप देखिएगा कि कौन से टॉपिक आपको पहले सुने, थोड़ा बहुत आते हैं, थोड़ा बहुत नहीं आते, तो अपने आप का एनालाइज की, अपने आप को भी एनालिसिस कीजिए कि आपकी करंट नॉलेज क्या है उसको लेकर के, डन। उसके बाद में जब हम आगे की साइड बढ़ेंगे तो नंबर 2 पे आता है पीवाईक्यूज देखना है, जो कि मैंने बताया। अच्छा, पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना है कैसे है वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, मैं आपको उसके आधार पे थोड़ा सा बताती हूँ कि आप उसको देखेंगे कैसे, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2022 में पूछा हुआ था कि जो माइलिन शीथ है आपकी, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप है ना क्वेश्चन देख के डर मत जाइएगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे सारी चीजें तो आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
माइलिन शीथ जो है उसको माइलिन शीथ विच insulates most axons, insulate most axons, ठीक है, most axons in CNS इन CNS, CNS कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब इसको कौन प्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो माइलिन शीथ है आपकी, माइलिन शीथ को कौन प्रोड्यूस करता है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पैनिक नहीं होना है, अगर नहीं पता है तो इट्स टोटली ओके। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप PYQ का एनालिसिस कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। बी ऑप्शन उन्होंने आपको दिया एस्ट्रोसाइट्स, एक सेकेंड रुकिएगा, श्वान सेल्स, सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दिया आपको, ठीक है। बी ऑप्शन उन्होंने दिया आपको श्वान सेल्स, ठीक है। श्वान सेल्स, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन उन्होंने आपको दिया माइक्रोग्लिया, और डी ऑप्शन उन्होंने आपको लेट सपोज दिया हुआ है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स। ये इस तरह से आपको PYQ एक आया हुआ है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन देखना कैसे है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन है आपका जिसमें उन्होंने पूछा कि जो माइलिन शीथ है वो, ये है ना यूनिट 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि माइलिन शीथ जो है वो CNS में कौन प्रोड्यूस करता है। तो माइलिन शीथ है उसका निर्माण सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन करता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा हो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 ऑप्शन है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दिया हुआ है, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दिया, एक ऑप्शन श्वान सेल्स दिया, माइक्रोग्लिया दिया, एस्ट्रोसाइट्स दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप PYQs एनालिसिस करेंगे तो PYQs एनालिसिस करते टाइम आप लोगों को याद रखना है कि सिर्फ, जैसे इसका राइट आंसर है ए, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो आपका CNS है वहां पर माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेल्स है वो करती है, और जो बाकी आपका PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहां पे कौन करती है, आपकी श्वान सेल्स करते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिक बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है। ये पर्टिकुलर टॉपिक ही बहुत बार माइलिन शीथ से रिलेटेड ही बहुत सारी चीजें बहुत बार पूछी हुई है, और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2 से 3 बार रिपीटेड है लास्ट ईयर्स में, ठीक है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए समझना। अगर आपने पता कर लिया, अब जब आप ये पूरा पता कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप PYQs को देखेंगे कैसे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आपकी UGC नेट साइकोलॉजी में तो क्लियर होने से कम कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कि PYQs का एनालिसिस करने का तरीका क्या है, सिर्फ क्या ये तरीका है कि आपने ये पढ़ा क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई, नहीं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होती है। कैसे, सुनिएगा। माइलिन शीथ, पहला टॉपिक ये बन गया कि आपको पता होना चाहिए माइलिन शीथ क्या है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से आपको टॉपिक पता चल गया कि हमको किसके बारे में पता होना चाहिए, माइलिन शीथ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको आंसर पता चल गया इसका, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन जो आंसर के अलावा आपके पास में 3 ऑप्शन और दे रखे, ठीक है, जो आंसर के अलावा 3 टॉपिक और आपको दिए हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन है ना, 3 और जो आपके पास में अलग अलग फॉर्म में टर्मिनोलॉजी दी गई है,
आपको नॉर्मल क्या करना है, उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता करना है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको चीज़ें उतना अच्छा समझ नहीं आ रही है या वो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल गूगल कीजिए। गूगल में जो आपको उस टर्मिनोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस दे रखी है, आपको बस उतना ही करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेकर के तो आप उसको बना देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा अगर डीप नॉलेज आपको नहीं भी हुआ, लेकिन आपको ये भी पता है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है, अगर आपको ये भी पता है कि श्वान सेल्स क्या है, अगर आपको ये भी पता है एस्ट्रोसाइट्स क्या है, ठीक है, तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपको पता है माइलिन शीथ क्या है, तो माइलिन शीथ जब डेफिनेशन होगी तो उसके साथ में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे उसके साथ में आपके 4 टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई? तो हम लोगों को ये बात नोटिस करके चलना है, तो इस तरह से। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब लाइक 15 to 20% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, ये देखें, लाइक 15 to 20%, ठीक है, ज्यादा नहीं, जो या तो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या रिपीटेड टॉपिक से आए हुए होंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, और मतलब कि बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस होंगे, मतलब आपने थोड़ा भी अगर उनको बारे में पढ़ रखा होगा तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो क्या होगा ना, बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस होगा। लाइक अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आप जब आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ आ जाएगा। तो 15 से 20 क्वेश्चन, और 15 से 20 नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग या वो जो बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जिनको हम इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि है ना, जो आपकी रोलो में की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, वो एग्जाम में इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मतलब कि एक सेशन 2 सेशन छोड़ करके अगले सेशन में पूछ लेते हैं, रिपीट हो जाता है, जिसमें 4 स्टेज बताइए रोलो मैंने कौन कौन सी, इनोसेंस, रिबेलियन, ठीक है, ये वाला। तो ये वाली चीज हम लोगों को याद रखना है। जैसे रोलो में के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो ही जाते हैं एग्जाम में। तो आप पीवाईक्यूज करेंगे ना तो 10 से 15 ये वाले जो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो तो आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर, मतलब कि जिसमें आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बीच का जो पार्ट हुआ, लाइक 10 इधर से निकाल दो, 10 उधर से निकाल दो, जो बीच का पोर्शन हो गया आपका कितना, जो आपका 70 to 80% है या 60 to 70% लगा लो आप, तो ये वाला पोर्शन जो होता है आपका, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट रुकिए, जैसे आपने ये आपका पूरा 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 100 को अगर हम 3 पार्ट में बांटे, ठीक है, तो उसमें से 10% क्वेश्चन या 10 to 15% क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं जो हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे बना सकते हैं, और 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब कि इन डेप्थ होते हैं जिसके लिए हमको डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आई। तो एक तो बहुत ज्यादा इजी हो गया 10%, और एक जो बीच वाला पोर्शन हो गया आपका 70 to 80% लगा लो इसको, 70 to 80%, ये वेरी करता है, 60 से 70% भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये मेन की होता है, ये होता है इजी टू मॉडरेट, ना तो हम इसको बहुत ज्यादा इजी बोलेंगे और ना ही ऐसे बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रखी होगी तो थोड़ा आप सोचेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इतना इजीली ये वाले क्वेश्चन भी आपसे डील हो जाते हैं। अच्छा, ये सब आपको पता कैसे चलेगा, अगेन पीवाईक्यू से पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे हमको फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो नंबर 1 सिलेबस देखना है, नंबर 2 पीवाईक्यूज को एनालिसिस कैसे करना है, जो क्वेश्चन आया हो उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है, उसका राइट आंसर आपको पता होना है। अब जब आपको राइट आंसर पता चल गया तो उसके जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं उन
तीनों ऑप्शन को भी आपको गूगल सर्च करना है, या जहां से भी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें एक बार उसको देख लीजिएगा और उसका शॉर्ट नोट्स बना करके अपने पास रख लीजिएगा कि ये सारी चीजें मुझे करना है। अच्छा, पेपर आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, मैंने बताया, मैं अगेन बोल रही हूँ, 2018 से 2000 लास्ट एग्जाम जो हुआ आपका 2023 जून वाला, ठीक है, वहां तक का आपको पूरा अच्छे से करके रखना है। अगर आपने इतना कर लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट है। जब आप उसको करते जाएंगे ईयर वाइज पेपर सॉल्व, अच्छा पेपर सॉल्व करने के लिए भी एक टेक्निक है, याद रखना, ये एक बात याद रखिएगा, आपका जो एग्जाम है ना वो सीबीटी मोड पे, ठीक है। अब जब एग्जाम सीबीटी मोड पे है तो सीबीटी मोड पे ही पढ़ने की आदत डालिए, सीबीटी मोड पे ही जो आप पेपर करेंगे ना तो उसको प्रॉपर आप 3 घंटे का टाइम लगा करके सॉल्व कीजिए। जितने आपसे क्वेश्चन बन गए वेल एंड गुड, जो नहीं बन रहे उनका एनालिसिस कीजिए कि वो आपसे क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ठीक है, और उनके ऊपर वर्क कीजिए, उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कीजिए, ठीक है। और जब आपको समझ आ जाए तो उसका एक पूरा अच्छा खासा शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ या जो भी आप जिसमें भी पढ़े, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ उसका जनरेट करके अपने पास में रखें, या जैसे भी आप उसको पढ़ रहे हैं, या फिर उसका अपनी कॉपी पेन पे शॉर्ट नोट्स बना के रखें। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट करने वाली है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप है ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब आप है ना एक पेपर सोल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। 2018, लेट्स सपोज कि आपने 2018 से शुरू किया, तो 2018 से शुरू किया तो फिर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब 2018 वो पेपर सोल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद वाला पेपर सोल्व करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर तो अगला पेपर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपका 2018 में पूछा हुआ है वो 2019 में भी पूछा हुआ है किसी और फॉर्म में। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाते गए तो आई गारंटेड कि आप इस एग्जाम को 90 डेज में प्रिपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि कॉन्सेप्ट की समझ आपके अंदर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जो बीच वाला पोर्शन है आपका 60 to 70%, ये 80 ये आता है आपका इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जब जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, एटलीस्ट उन कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से करना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे तो आप लोगों को एक और बात याद रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। आई होप ये है ना आपको एग्जाम का समझ आ गया होगा। अगली बात जो है आपकी, सबसे पहले आपने सिलेबस देखा, पीवाईक्यूज देखा, एनालिसिस कैसे करना है मैंने उसका आपको पूरा डिस्कशन करवा दिया। अब अगली बात जो है आपको जो याद रखनी है वो बात ये है कि आप लोगों को जो आपके नोट्स बन जाएंगे ना उसके बाद में उस नोट्स को ही एग्जाम के लास्ट 15 डेज रिवाइज करना है, अच्छे से उनका रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन भी कैसे होना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल मतलब कि एटलीस्ट आपने 2 to 3 या 4 टाइम्स उनको रिवाइज अच्छे से किया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपका लास्ट वाले जो 15 दिन है उसमें सिर्फ रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अगर आपने इतना कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है, आपका सब काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस कवर अप करने जाएंगे, अभी बात कर रही हूँ मैं दिसंबर वाले एग्जाम की, कि अगर आपने सोचा कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूंगा या करूंगी और उसको करने के बाद में फिर आप सारी चीजें करें, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। एक बात याद रखना, लाइफ में 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। 80-20 प्रिंसिपल क्या करता है, मैं बताती हूँ कि हमारे जीवन में जो हम 20% इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं उनसे 80% रिजल्ट आते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले 12th बोर्ड का पेपर प्रिपेयर किए या कोई भी ग्रेजुएशन में आपने कोई एग्जाम दिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सारे सारे चैप्टर्स को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनमें से उन चैप्टर को पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उन चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू जिस चैप्टर में से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यही प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है। क्या कि जो 20% इंपॉर्टेंट है, 20 तो उससे आपका 80% रिजल्ट क्रिएट होता है। तो जब आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे तो आपके पास में वो 20% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे जिनसे आपका 80% रिजल्ट इंप्रूव होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है।
तो अब जब हम आगे की ओर बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपसे सिलेबस में अभी जो मैं टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। हर एक यूनिट का मैं बता रही हूँ कि यूनिट को देखना कैसे, अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अगेन मैं जो टॉपिक आपको बता रही हूँ सिर्फ यह नहीं कह रही हूँ कि यही टॉपिक है बस, इनके अलावा कुछ नहीं देखना है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको सबसे ज्यादा अच्छे से करना है, यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बने रहिए, आगे की साइड चलते हैं साथ में। ओके, चलते हैं अगली साइड पे। ये है आपका सिलेबस यूजीसी का, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दिया है और ये इंग्लिश में भी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी की, यूनिट 1, ठीक है, मनोविज्ञान का आविर्भाव, ठीक है। इसमें इस यूनिट को किस तरह से अप्रोच करना है, कहाँ से कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस यूनिट को लेना कैसे। सबसे पहले बात तो याद रखना कि यूनिट 1 में से आपके हर साल ऑलमोस्ट 3 to 4, 4 to 5 या कभी कभी 6 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसमें भी अगर आपने जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उसमें से कर लिए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से कवर अप हो जाएंगे। अच्छा, तो देखना कौन कौन से है इसमें, आपको ये 3 पोर्शन इसमें है, ठीक है। एक तो ये है मेजर ईस्टर्न सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है, जो हमारे ईस्टर्न सिस्टम में साइकोलॉजिकल थॉट रहे हैं, वो लाइक भागवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा। तो ये 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से करने। क्लियर, मतलब कौन कौन सा, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद, ठीक है, और योग, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते, ठीक है। तो एक चीज तो ये कवर अप करनी, ठीक है। अब आगे की ओर बात करेंगे, बाकी भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे वही चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो आपको एग्जाम में मस्ट है, प्रेफर करनी ही करनी है, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना ही करना, जो एनटीए के मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करवा रही हूँ। और इसके अलावा आप लोगों को और कुछ हेल्प चाहिए, आप किस तरह के वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन कीजिएगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है या आप जिसको समझना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा पीवाईक्यूज की सीरीज हम बहुत जल्द कल से ही स्टार्ट करेंगे, इसी चैनल पे आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस मिलता जाएगा, तो आपको थोड़ा आपकी तैयारी में हेल्प होती जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, स्वामी विवेकानंद चैनल के साथ में, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे हम। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो अगला है वेस्टर्न ग्रीक हेरिटेज मेडिवल पीरियड, ठीक है। इसमें आप कौन कौन सा देखेंगे, तो स्कूल्स को आपको पता होना चाहिए, फंक्शनलिज्म क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, साइको एनालिटिक, जेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ट्रांसपर्सनल, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक ये क्या अप्रोच है, इसमें क्या क्या इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, क्लियर। उसके बाद में जो लास्ट वाला टॉपिक है एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब जो एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक याद रखना है, ये देखिएगा। एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ में एक तो ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, मेथोडोलॉजी, पैराडाइम्स, वेस्टर्न साइकोलॉजी, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इन सबका बेसिक पता होना चाहिए, दैट्स इट। आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए कि होता क्या है और मतलब इसके अगर कोई टाइप्स है तो वो क्या होता है। डन, आई होप आपको समझ आ गया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको थोड़ा सा और इनको देखना पड़ेगा कि योगा क्या है, भागवत गीता क्या है, बुद्धिज्म, सूफिज्म और इंटीग्रल योगा, ये आपके पूरी यूनिट के सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है। ये वाले आपको मस्ट है, करने ही करने, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 को आपको इस तरह से अप्रोच करना है, क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। अब यूनिट 2 जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्यों है,
क्योंकि रिसर्च आपके पेपर 1 का भी पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपने पेपर 2 में रिसर्च को बहुत अच्छे से किया हुआ होगा तो पेपर 1 की रिसर्च इसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि पेपर 2 की रिसर्च थोड़ी सी ब्रॉड है, उसको हमें डीप में एनालिसिस करना है। क्लियर। अब रिसर्च का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च अगर आपको समझ आएगी तो ही आप इसके बाद की यूनिट है जो थर्ड है टेस्टिंग, वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह से मर्ज यूनिट है, ऐसा देखा जा सकता है, ठीक है। तो रिसर्च, टेस्टिंग और जो आपकी पेपर 1 की रिसर्च है, तो ये सब मिला करके रिसर्च आपकी यूजीसी नेट का बहुत बड़ा पोर्शन से बहुत बड़े पोर्शन में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। तो रिसर्च जो है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। आई नो आपको रिसर्च थोड़ी सी टफ लगती है सॉरी। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो रिसर्च है उस रिसर्च को मैं यहाँ पे आपको रिसर्च के भी टॉपिक वाइज सारा पूरा रिसर्च यहाँ पे कवर अप करवा दूंगी इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, आना है, वीडियो देखना है, अपने नोट्स बनाना है, आपको रिसर्च पूरी समझ में आ जाएगी। अच्छा, जो भी पढ़ेंगे वो बाइलिंगुअल में रहेगा, वो हिंदी में भी रहेगा, वो इंग्लिश में भी रहेगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। इसके अलावा भी आपका और कोई सवाल है, ठीक है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं जरूर आपको उसका आंसर करूंगी। क्लियर। अब ये देखना है कि रिसर्च को एनालाइज कैसे करोगे आप, रिसर्च में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात तो रिसर्च पूरा ही इंपॉर्टेंट है इसमें आपको रिसर्च क्या है ये पता होना चाहिए, वेरिएबल्स, इसके सारे ऑपरेशनल डेफिनेशंस, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग और एथिक्स, यहाँ से आपको बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे की साइड जब हम बात करेंगे तो क्या जो आपकी रिसर्च के टाइप्स है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से पेपर 1 में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये सारे ही करना है, ओके। अब आगे की बात करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मिला करके ऊपर वाले से मिला के आपको आपके एग्जाम में कम से कम 2 पैसेज वाले क्वेश्चन जो आएंगे, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिसर्च और टेस्ट से ही आते हैं। तो वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोगों को रिसर्च की अच्छी खासी नॉलेज होगी, ठीक है। अभी लास्ट ईयर से अभी 1-2 बार से जो आपका एक पैसेज पूछा हुआ है थ्योरी बेस्ड पूछा हुआ है, लेकिन एक पैसेज जो है वो 100% वापस उन्होंने रिसर्च से ही पूछा है। तो अगेन चांसेस है कि रिसर्च से ही आपके दोनों पैसेज आएंगे, ठीक है। तो वो दोनों पैसेज मिला के 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। तो इसलिए ये वाली यूनिट हमको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स के मैं आपके अलग से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जरूर लेकर के आऊंगी, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम ना आए। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। क्लियर। इसमें स्टैटिस्टिक्स में आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, डिस्पर्जन क्या होता है, एनपीसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 टेस्ट के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछेंगे कि कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह से ये वाला पूरा पोर्शन आप लोगों को मतलब पैरामीट्रिक चार्ट आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से आपको पहचानना होगा कि कौन सा पैरामीट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है, या फिर ये भी हो सकता है कि पैरामीट्रिक का कौन से टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक कौन सा है, नॉन पैरामीट्रिक का पैरामीट्रिक कौन सा है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई। इसी तरह से फिर कोरिलेशनल एनालिसिस के ऊपर भी वो कभी कभी पैसेज आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। कभी कभी रिग्रेशन और इसके बारे में भी आता है और फैक्टर एनालिसिस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं रिसर्च के लिए कोई एक टॉपिक नहीं कहूंगी कि ये वाला कर लीजिए आपका काम हो जाएगा, पूरी ही रिसर्च इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके कम से कम 30% क्वेश्चन को कवर अप करेगी पूरे यूजीसी के, ठीक है। तो सोचिए आप कितना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। तो रिसर्च आना जो है वो मस्ट है। क्लियर। अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे यूनिट 3 की, यूनिट 3 आपका बेसिक है। यूनिट 3 क्या है आपका, यूनिट 3 का बेसिक कौन सा है, यूनिट 2। अगर आपको रिसर्च आती होगी तो आपको टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली नहीं है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि ये आइटम राइटिंग और आइटम एनालिसिस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2022 में भी पूछा हुआ है, लास्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिलायबिलिटी, वैलिडिटी,
ये दोनों तो रिलायबिलिटी और इसके टाइप्स, और वैलिडिटी और इसके टाइप्स, ये तो मस्ट है, ये तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को कि रिलायबिलिटी क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वैलिडिटी क्या है, इसके कितने टाइप्स है। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, पैसेज में भी क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ना आपका, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वाला टॉपिक करना ही करना है। क्लियर? आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब जब आगे की ओर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इसी तरह से एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है आप लोगों को याद रखना है, इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, ठीक है, और एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। ये वाली चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कभी आपको मैथ्स में क्वेश्चन दे जाएंगे, पूछेंगे MMPI क्या है, ठीक है, MBT क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और साइड में फिर आ जाएगा कि वो क्या क्या काम करते हैं या किस चीज से रिलेटेड वो टेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाली चीजें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा स्केल्स से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये वाले पोर्शन आपके अच्छे से होना चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसमें ये वाले टॉपिक आपको करने हैं। अच्छा, ये वाली 2 यूनिट में इसलिए ज्यादा इम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आने का मतलब है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन का अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो यहाँ से आते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा ही पेपर 30 से 40 50 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ऐसा नहीं है। बट मेजर क्वेश्चन जो होते हैं अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो यहाँ इन दोनों यूनिट से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोनों मर्ज है, एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ज्यादा इस पे इम्फेसाइज कर रही हूँ। तो रिसर्च अच्छी होगी तो टेस्टिंग डेफिनेटली अच्छी होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली यूनिट पे, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पे। ठीक है, बस मैं अभी आपको मेन टॉपिक से ही डिस्कस करवा रही हूँ कि आपको कौन कौन सी बातें पता होना चाहिए इसमें भी। देखें, इसमें फिर अगेन आपको पहले तो इसका बेसिक आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप, इंपल्स, ठीक है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनकी सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद में CNS PNS से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेक्निक से देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप है इन्वेजिव टेक्निक्स की और नॉन इन्वेजिव टेक्निक की, आपको सिर्फ उनका नाम पता होना चाहिए और उसके बेसिक फंक्शन पता होना, दैट्स इट। मतलब पूरा का पूरा पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका नाम और उसका काम क्या है, मतलब नेम और डेफिनेशन। अगर आप इसमें ये वाली चीज कर ली तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। उसके बाद में आप जब हम आगे की साइड बात करेंगे, मैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये पता होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में, लिम्बिक सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर? कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। बाकी ये वाला पोर्शन कौन सा, बेसिक लेवल पे आपको करना है। ठीक है, ये वाला और इसको अच्छे से करना है। तो इतना कर लिया आपने तो ये यूनिट आप लोगों की प्रिपेयर हो जाएगी अच्छे से। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे तो आगे की साइड बात करेंगे, यूनिट 5 पे चलते हैं। यूनिट 5 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और आपके सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट में काउंट होती है। ठीक है, तो अब और हर एक सेक्शन से ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि ये तो करना ही है। तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद में परसेप्शन से रिलेटेड ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, यहाँ से 99% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से, परसेप्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा फिर एक मेमोरी से आपको बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, मेमोरी से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। क्लियर? ये 2 पोर्शन आपको इस यूनिट में बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको देखने को मिलेगा, पक्की बात है, यहाँ से देखने को मिलेगा। डन? चलिए, और इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा और स्किनर की इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को, इन 2 यूनिट्स को और अच्छे से 2 टॉपिक को और अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अगर आपने इतना कर लिया देन मोर देन सफिशिएंट है फॉर दिस यूनिट।
ठीक है, मतलब कि ये वाला तो मस्ट है कि आपको इतना तो करना ही करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। क्लियर, चलिए यूनिट 6 पे चलते हैं। यूनिट 6 में आपको देखना है क्या है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसमें थिंकिंग की थियरी, इंटेलिजेंस की थियरी और क्रिएटिविटी की थियरी जितनी है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चिंतन, बुद्धि और सृजनात्मकता। तो ये वाले में आपको इन सब मेटाकॉग्निशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंटेलिजेंस की सब थियरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कभी कभी आता है, और क्रिएटिविटी की थियरी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये थोड़े से देख लिया है तो आपको ये यूनिट प्रिपेयर करने में, मतलब इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि फोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है, मॉर्फिम क्या होते हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेना लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। क्लियर, चलिए, मतलब ये वाला लैंग्वेज वाला पोर्शन आपका कहाँ, यूनिट 9 में भी कवर होगा। ठीक है, जहाँ पे आपसे बेसिक लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना, यूनिट 9 में भी लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, और यहाँ पे भी लैंग्वेज और थॉट के बारे में आपके पास में है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ये वाली चीजें क्लियर, आपको अगेन मैं बोल रही हूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट आपको इम्फेसाइज करना है। ठीक है, लिटरली नहीं लेना है कि बस यही करने, ठीक है, लेकिन ये तो करना ही है 110%। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। पर्सनैलिटी में आपको देखना है कौन कौन सा करना है। पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी की थियरीज आपको करना है। ठीक है, ये थियरीज यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलिगमन्स एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, ठीक है, और कोलबर्ग की थ्योरी। ये 3 चीजें तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा कभी कभी जकरमन सेंसेशन थिंकिंग से आ जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को देखना है कौन सी, इमोशंस की थियरीज। इमोशंस की 3 से 4 थेरीज है। ये 3-4 थेरीज आपको अच्छे से करनी है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है। अगर आपने बेसिक कर लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और क्वेश्चन आने के साथ साथ क्वेश्चन इजी भी आता है। अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रखी होगी तो ये वाला पोर्शन आपसे 100% बन जाएगा। तो एक ये वाला करना है। क्लियर, और उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट और कोपिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो टाइप ABCD बिहेवियर है इसके बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर अभी 2023 जून में भी पूछा हुआ है, हार्डीनेस पर्सनालिटी। ठीक है, ये 2022 में भी पूछा हुआ था, यहीं से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से करना है। क्लियर, आई होप समझ आ गई होगी। कभी कभी मोटिवेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब लिटरली यहाँ से डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं इनकी। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, परिभाषा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ आ गई होगी कि इनकी डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट मैच में क्वेश्चन आते हैं। इंस्टिंक्ट क्या होती है, नीड क्या होती है, हेडोनिज्म क्या है, और अगर आपको सिर्फ बेसिक बेसिक पता होगा आप गारंटेड बना जाएंगे। तो इस तरह से इसको आपको अप्रोच करना है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जब आगे की साइड बात करेंगे, यूनिट 8 की बात करेंगे हम, तो यूनिट 8 और यूनिट 9 में क्या करना है। यूनिट 8 जो है सोशल साइकोलॉजी, मोस्ट इजी यूनिट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, बहुत इजी सी यूनिट होती है। इस यूनिट में आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एटीट्यूड से भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, और फील्ड थ्योरी और कोग्निटिव डिसोनेंस, ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ये वाला पोर्शन जो है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये वाला पोर्शन हमको अच्छे से करना है। ठीक है, आपकी जो थेरेपीज है, साइकोथेरेपीज है, साइकोथेरेपी में इनका नाम आ जाएगा, ये इन थेरेपी में होता क्या है और ये किसने दी है, इनके साइकोलॉजिस्ट का नाम, ठीक है, या इनके फाउंडर का नाम, वो आपको पता होना चाहिए। और हेल्थ साइकोलॉजी से आता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये साइकोपैथोलॉजी से आपको जरूर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ से आपको बेसिक बेसिक कवर अप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है इतना। ठीक है, मतलब इतना तो मस्ट है, आपको करना ही करना है। क्लियर, अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, इमर्जिंग एरियाज। अब इमर्जिंग एरियाज में आपको जो करना है वो देखिएगा, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन, इनकी बेसिक डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड अगर कोई थियरी है तो आपको उसको देखना है। क्लियर,
उसके बाद में जो आपको देखना है वो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एक या दो क्वेश्चन आपको जो अभी हमारी करंट जनरेशन दिख रही है ना, जो करंट जनरेशन है जहाँ पे हम बहुत सारा सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया से हम एडिक्टेड हो जाते हैं, सोशल मीडिया के क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, माइंड पे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है टीनेजर्स में या यूथ में, या फिर लोगों को क्या क्या इससे परेशानी होती है। तो ये एकदम नया एरिया है, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होना है। बहुत छोटी सी यूनिट है, गिने चुने दो तीन थ्योरी अगर आप इसमें करेंगे, थोड़ा अच्छे से इसको अप्रोच करेंगे तो यूनिट 10 आपसे बन जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको इजीली कवर अप कर सकते हो। आई होप आपको सारा का सारा सिलेबस समझ आया होगा, तैयारी कैसे करनी है वो समझ आई होगी। इसके अलावा आप क्या क्या हेल्प चाहते हैं, किस टाइप के वीडियो लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो लेक्चर ज़रूर लेके आऊँगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं सिर्फ PYQ सॉल्व करवाऊँ या उनके एनालिसिस के लिए अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो मुझे इस बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकूँ आपकी JRF की जर्नी में, ठीक है। आई होप आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और इस चैनल को, स्वामी विवेकानंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ अगली नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। एग्जाम के लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम में जुड़े, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।